आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस और अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बताने वाले हैं। कानपुर के रनिया इंडस्ट्रियल इलाके से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बंद पड़ी हुई आरपी ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग बुझाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये देर रात से लगी हुई आग, टॉप 10 ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर बताएं कि ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क क्षेत्र में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में पुलिस ने सलमान नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया। सलमान को गोली लगी। प्रयागराज में बेखौफ बदमाशों ने नैनी इलाके में घर में घुसकर एक सब इंस्पेक्टर के बेटे को गोली मार दी। पीड़ित परिवार के मुताबिक बदमाशों ने घर में गहनों की लूट की है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा में बदमाशों ने सराफा कारोबारी को लूटने की कोशिश की है। बदमाश ने काफी कोशिश की लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। हापुड़ में बीजेपी नेता पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। बीजेपी के नेता के भाई की घायल होने की खबर है। प्लॉट के विवाद में विवाद। आगरा में दो पड़ोसियों के बीच में मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। आगरा में किसान की गोली मारकर हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गांव के ही योगेश नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। कॉर्बेट पार्क के झरना रेंज में हाथियों का एक झुंड टहलता हुआ कैमरे में कैद हुआ। सैलानियों ने इस दृश्य को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। पिथौरागढ़ में कई दिनों से आतंक का पर्याय बना हुआ आदमखोर गुलदार आखिरकार मारा गया। शूटर सैयद अली ने ढेर किया 3 लोगों को अपना निवाला बना चुका था। और टॉप 10 की आखिरी 10वीं बड़ी खबर। अयोध्या में आज से शुरू होगा 3 दिवसीय दीपोत्सव का कार्यक्रम। आज और कल आयोजित होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। रामनगरी में सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त। टॉप 10 न्यूज के बाद आइए खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं, जिसमें आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से है। रनिया इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग लगी है। देर रात की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आरपी ऑयल फैक्ट्री बंद पड़ी हुई, जहां पर संदिग्ध हालातों में यह आग लगी है। दमकल गाड़ियां इस समय आग बुझाने में जुटी हुई है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धू-धू कर जलती हुई ये पूरी की पूरी फैक्ट्री, जिसमें आग ने विकराल रूप ले लिया है। भयावह तस्वीरें आपके सामने हैं। सौरभ मिश्रा हमारे रिपोर्टर इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सौरभ, क्या अपडेट है? क्या आग अभी भी भभकी हुई है? देखिए, जो फैक्ट्री के अंदर का इलाका है उसमें आग अभी भी लगी हुई है और दमकल की लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां इसमें मशक्कत कर चुकी हैं और लगातार पानी भर के गाड़ियां लाई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बड़ी इस फैक्ट्री में आखिर आग कैसे लगी, क्योंकि दमकल के अधिकारियों का कहना है कि ये बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि कई बार बीमे के रकम के लिए इस तरीके से फैक्ट्री संचालक अपनी साजिशन करते हुए आग लगवा देते हैं और इस बात की भी जांच की जाएगी कि आखिर ये आग लगने का कारण क्या है। उनको जो सूचना मिली है वो सुरक्षा कर्मियों द्वारा सूचना मिली थी कि आग लगी है। साथ ही साथ इलाके में दहशत का माहौल इसलिए कि आसपास लगभग 1 दर्जन से अधिक ऑयल फैक्ट्रियां हैं, जो बड़ी नामी कंपनियों की फैक्ट्रियां हैं। तो इस आग को किसी तरीके से बाहर प्रेमाइसेस में न फैलने दिया जाए, इसके लिए पहले से ही घेराबंदी करके 3 तरफ से पानी डाला जा रहा था और अभी भी लगातार ये मशक्कत जारी है कि किस तरीके से पूरी तरह आग को बुझा लिया जाए, क्योंकि जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट है और अगर वो उस तक आग पहुंचती है, उसमें जो भी ऑयल होगा पहले का उससे भयावह स्थिति हो जाएगी। तो ऐसे में दमकल विभाग के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है ये आग और वो प्रयास में है कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जाए। और सौरभ, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आग लगने की वजह अब तक नहीं समझ आ पाई है और इसी विषय में अब आगे भी कार्रवाई की जाने वाली है। फिलहाल आग को बुझाने की हर कोशिश की जा रही है। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर है। 2 पूर्व मंत्रियों के इसमें नाम है। 40 कुल लोग हैं जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री हाजी रियाज अहमद की हम बात कर रहे हैं और साथ ही हेमराज वर्मा, इन दोनों के ऊपर ही केस दर्ज किया गया है। पूर्व विधायक पीतम राम भी मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं अपने ऊपर। दरअसल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये रेप और हत्या के विरोध में धरने प्रदर्शन के दौरान की है, जिसके बाद इन तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अगली खबर ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र से है, जहां के शारदा गोल चक्कर पर पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। देर रात की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सलमान नाम का एक बदमाश गोली लगने के बाद घायल हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसका दूसरा साथी सिराउद्दीन अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस घायल बदमाश के पास से चोरी की एक बाइक, अवैध हथियार और कारतूस बरामद कर चुकी है और भागे हुए बदमाश की
धरपकड़ के लिए भी पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है। गिरफ्तार बदमाश पर करीब आधा दर्जन चोरी और गौकशी के मामले दर्ज है। पुलिस ने घायल बदमाश को पहले अस्पताल में भर्ती कराया और अब जो फरार आरोपी है उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की, जिस पर एक बदमाश सलमान, जो मसूरी गाजियाबाद का रहना है, शातिर गोकस है, इसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये घायल हुआ है, इसे अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। इसका एक साथी सिराजुद्दीन अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा है, जिसके लिए कामिन टीम तलाश कर रही है। बढ़ते आगे, प्रयागराज में बेखौफ बदमाशों की ये कहानी आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर नैनी इलाके में घुसकर इन बेखौफ बदमाशों ने एक सब इंस्पेक्टर के बेटे को गोली मार दी है और इस पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घायल अमरेंद्र सिंह को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, छानबीन शुरू कर देती है। घायल अमरेंद्र के पिता सभाजीत सिंह आजमगढ़ में तैनात हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक बदमाशों ने घर में गहनों की लूट भी की है और लूट के चलते ही अमरेंद्र को गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर हर एंगल से जांच कर रही है। थाना क्षेत्र के अंदर एक गोली चलने की सूचना मिली थी, उस पर पुलिस मौके पर पहुंची है। तो एक युवक है, उसके 2 गोली लगी हैं। बाकी इसकी जानकारी की जा रही है, सभी एंगलों को जाना जा रहा है। घर के अंदर चूंकि लगी है तो सभी तरह से घर के अंदर के लोगों से और सभी लोगों से पूछताछ चल रही है। जैसा भी प्रकरण सामने आता है आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। सर्वेश प्रयागराज से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सर्वेश, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, पूरा मामला मंगलवार देर शाम का है, जबकि नैनी के चक्रनाथ इलाके में अंदर उन्होंने ये जानकारी कूदकर अज्ञात युवक है और उन्होंने मार दी और लेकर गए। लेकिन शुरुआत से ही पुलिस को मामला संदिग्ध रहा था, इसलिए ब्रांच को बुलाया गया मौके पर। एसपी अमनापाल पहुंचे और मामले में छानबीन की गई। पुलिस को पहले ही शक था और पुलिस ने 2.5 घंटे ही जांच पड़ताल में इस मामले का खुलासा कर दिया है। इंस्पेक्टर की बेटी ने ही अपने भाई को गोली मारी है। हालांकि उसने इसकी वजह अभी नहीं बताई है। उसको घर में नजरबंद किया गया। उसके पिता के आने का, आजमगढ़ से आने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इसके पिता आजमगढ़ में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। और इसको सर्वेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। महोबा जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक दबंग ने मारपीट कर दी। दबंगई की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और आरोपी फिलहाल फरार हो गया है। लाइव मारपीट की तस्वीरें महोबा जिला अस्पताल में सीएमएस ऑफिस के सामने की हैं, जहां एक दबंग ने जमकर दबंगई दिखाई। अस्पताल में दलाली करने वाले युवक ने ऑपरेटर के साथ जमकर मारपीट की है। दोनों के बीच लात, घूंसे और डंडे का लाइव वीडियो सामने आया है। मारपीट होने से जिला अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आया। बात ये थी कि कुछ कर्मचारी थे जो आपस में उनका विवाद हुआ था, उसी संदर्भ में सूचना आई थी थाने पर, तो उसकी जांच करने आए हैं। वो अभी मिला नहीं है जो जिसके बारे में कहा गया है। मामला महोबा शहर कोतवाली के अंतर्गत जिला अस्पताल का है। दरअसल हमेशा विवादों में रहने वाला जिला अस्पताल एक बार फिर चर्चा में तब आया जब अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करने वाले जगदम्बा का पुत्र आकाश उपाध्याय उर्फ निक्की उस अस्पताल में मारपीट करने लगा। हाथ में डंडा लिए हुए निक्की रितेश को पीटता रहा। दोनों के बीच हुई मारपीट में सीएमएस कार्यालय के आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मथुरा में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना से हड़कंप मचा हुआ है और इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। वहीं आपको बताएं कि घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। मथुरा में शहर कोतवाली क्षेत्र के हीली गेट इलाके में दिन दहाड़े गोली मारने की वारदात सामने आई है। चौबियापाड़े में रहने वाले 45 वर्षीय अमित चतुर्वेदी को उन्हीं के पड़ोस के रहने वाले नामजद आरोपी मोनू द्वारा घर के दरवाजे पर गोली मार दी गई। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। आनन फानन में घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। ये देखिए, थाना क्षेत्र कोतवाली में चौकी क्षेत्र होली गेट अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम अमित चतुर्वेदी है, जिसकी उम्र करीब 42 वर्ष है, उसके दाहिने घुटने के ऊपर एक गोली लगने की घटना हुई है। इस संबंध में शीघ्र ही मुकदमा पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया है और जो आरोपी इनके द्वारा नामित किया जा रहा है उसकी गिरफ्तारी शीघ्र ही पुलिस द्वारा किया जाएगा। बताया गया कि घायल अमित चतुर्वेदी और आरोपी मोनू में किसी बात को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर आरोपी द्वारा आज गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी लगते ही इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। अयोध्या में चौथे दीपोत्सव की अगर बात की जाए तो इसको लेकर जिला प्रशासन
और पुलिस ने सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त कर रखे हैं। अयोध्या में आज शाम से बाहरी लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह से बंद रहने वाला है। अयोध्या के चौथे दीपोत्सव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का खाका खींच दिया है। किसी भी आतंकवादी खतरे को लेकर भी अयोध्या में एटीएस तैनात रहेगी। 11 नवंबर की शाम से ही बाहरी लोगों के अयोध्या में आने पर बैन लग जाएगा। 13 नवंबर को दीपोत्सव की समाप्ति तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत आम आदमी को अयोध्या पहुँचने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि इस दौरान हाईवे खुला रहेगा और जिन लोगों के पास अयोध्या की लोकल ID यानी जो वहाँ का स्थानीय निवासी होगा वही वहाँ पर जा सकेगा। 12 तारीख के सुबह से अयोध्या जी में उसी की एंट्री होगी जो अयोध्या जी के स्थानीय निवासी होंगे और उनके अलावा किसी व्यक्ति की एंट्री अयोध्या जी में नहीं होगी। 11 नवंबर की शाम यानी कल से ही पुलिस प्रशासन रूट डाइवर्ट कर देगा। अन्य जिलों से आने वाले वाहनों को दूसरे रास्तों से मोड़कर गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। दीपोत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन सुरक्षा के हर संभव इंतजाम कर रहा है। प्रतिदिन सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस द्वारा बैठक की जा रही है और तमाम इंतजामों की समीक्षा भी हो रही है। और आइए सीधे रुक करते हैं अयोध्या, जहां से निमिष मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। निमिष, अयोध्या में आज शाम से बाहरी लोगों के लिए प्रवेश पूरी तरह से बंद हो जाएगा, लेकिन आज जो कार्यक्रम होने वाले हैं दीपोत्सव के, उससे जुड़ी हुई अपडेट हमारे दर्शकों को बताइए। आज क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? जी कंचन, आज अगर कार्यक्रम की बात करें तो आज सबसे प्रमुख कार्यक्रम केवल एक था, जो अयोध्या की भारत की प्रमुख रामलीलाओं का मंचन होना था। इसमें छत्तीसगढ़ की टीम थी, दिल्ली की टीम थी, लखनऊ के ऐशबाग की रामलीला की टीम थी। इसका आज मंचन आज से शुरू होना था अयोध्या के भजन संध्या स्थल पर, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए जिस तरीके की भीड़ है, जिस तरीके के लोगों का आकर्षण इस समय दीपोत्सव स्थल की तरफ है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने ठोस निर्णय लिया और इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। अब जो भी कार्यक्रम होंगे वो 13 तारीख को होंगे। हालांकि इस दौरान घाटों पर दीप लगाने का जो कार्यक्रम है, जिसका रिहर्सल जिसको कह सकते हैं, वो नगर भ्रमण पर बारात निकलेंगी, जैसे कि जो रास्ते की चुनौतियां हैं उसको देखने के लिए इस तरीके की रिहर्सल जरूर होगी। लेकिन जो पारंपरिक कार्यक्रम था, जो सबसे अहम था कि आज से रामलीला का मंचन शुरू होता भजन संध्या स्थल पर, वो आज से रोक दिया गया है। ठीक है निमिष, लेकिन अयोध्या में पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज 6 बजे के बाद बाहरी लोगों की एंट्री बंद हो जाएगी। तो यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखना, साथ ही जो लोग हैं वहां पर उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और जो कार्यक्रम आयोजन होने वाले हैं आज शाम को वो दुरुस्त तरीके से हो सके। तो चाक चौबंद सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं अयोध्या में। जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा की बात करें तो अयोध्या में आज शाम से ही जो अयोध्या के प्रवेश द्वार है वहां पर सख्ती लगा दी जाएगी। केवल अयोध्या में जिनके पास अयोध्या की लोकल ID होगी उन्हीं को अंदर आने दिया जाएगा। कोरोना काल में जिस तरीके से दीपोत्सव है, दीपोत्सव का एक बहुत लंबा क्रेज है, काफी आसपास के जिलों के लोग भी आ जाते हैं, लोग यहाँ देखने चले आते हैं। इस वजह से इस बार कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त हुआ है और भीड़ न बढ़ने पाए इसके लिए बाकायदा रूट डायवर्जन किया गया है। अयोध्या में आने वाले सभी प्रवेश को बंद कर दिया जाएगा। बाईपास हालांकि खुला रहेगा, बाईपास पे जो भी लोग आएंगे जाएंगे उनको नहीं, लेकिन अयोध्या में प्रवेश के लिए आपको लोकल ID देनी होगी। और जिस तरीके की अयोध्या हर समय चूंकि संदिग्ध रहता है हमेशा यहाँ की। ठीक है निमेश, बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन और सुरक्षा बलों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कई चुनौतियां, जिसके लिए आगे के कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से करा सके सुरक्षा बल। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसके ऊपर एक्शन लगातार जारी है। 2 और कंपनियों की आज कुर्की होने वाली है। बाहुबली अतीक की हम बात कर रहे हैं, जिसकी संपत्तियों की कुर्की झूसी थाना क्षेत्र के कटका इलाके में है और संपत्तियां ये बता रहे हैं इस इलाके में है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आइए बात करते हैं राजनीति की। एक तरफ मुंबई ने IPL जीत कर इतिहास रच दिया फिर से, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में उपचुनाव में बीजेपी ने भी जीत का छक्का मार डाला है। और अब आपको बताएं कि 7 सीटों में से एक बार फिर से 6 सीटों पर जीत दर्ज की है बीजेपी पार्टी ने। हालांकि 1 सीट समाजवादी पार्टी ने अपने खाते में कर ली है। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जश्न की तस्वीरें। चुनाव में BSP और कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। ये जीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से, कानपुर, देवरिया, उन्नाव, अमरोहा, बुलंदशहर और फिरोजाबाद। इस बीच आपको ये बताएं कि बीजेपी उपचुनाव में जीत से तो गदगद है। बीजेपी नेताओं ने इसे योगी सरकार के काम पर जनता की मोहर बताया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम को और आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार ने जो काम किया है उस पर मोहर लगी है।
जो चुनाव से पहले कह रहे थे कि यह सेमीफाइनल होगा, तो वह हम तो नहीं कह रहे थे, लेकिन हम कह रहे थे कि हम जीतेंगे और शानदार सफलता प्राप्त करेंगे, और हम लोगों ने जीता है और आगे भी जीतेंगे। 2014 से जो विजय अभियान शुरू हुआ है वो 2020 तक चल रहा है, 22, 24, फिर आगे 27 और फिर उसके आगे 28, 29 चलता रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां रही हैं उस पर मोहर लग रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नेतृत्व है उस पर मोहर लग रही है। और जिन लोगों को लग रहा था कि 2022 के पहले ये उलट-पुलट होएगा और उससे उनके लिए माहौल बनेगा, वो निराश हैं। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आशीर्वाद लेता हूं और उनके मतलब एक तरह का मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर उनको वंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार जनता जनार्दन ने ये जनादेश दिया है और आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता का भी परिणाम है कि उन्हीं के कारण ये जीत हम लोग हासिल कर रहे हैं। उससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर, विकास पर, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर मुहर लगाई है उत्तर प्रदेश की जनता ने। क्योंकि अभी भी सबको साफ समझ में आ रहा है कि अगर कहीं विकास है, कहीं न्याय है, कहीं सुरक्षा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। और इसीलिए आज पूरी प्रदेश की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके ये बता दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के विकास और सुशासन से सहमत हैं। तो यूपी उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर सीएम योगी ने जीत का पूरा श्रेय पीएम मोदी को देते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। चुनाव में बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने इस जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को दिया। उन्होंने कहा कि यूपी के साथ बिहार, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की जीत ने मोदी है तो मुमकिन है की कहावत को सच कर दिया है। आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नतीजे सही मायने में टीम वर्क की जीत है। बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों का उपचुनाव पर जनता की ये मोहर है। और आपको जल्दी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट दिखाते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया यूपी में हुए उपचुनाव को लेकर। जो नतीजे सामने आए हैं उस पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों में भाजपा पर विश्वास जताने के लिए मैं सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही कहते हैं कि नतीजे दिखाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य विकास की ओर पूरी तरह से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तेजी से अग्रसर है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।